हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विनीता में आपका स्वागत है। और अब हम आए हैं अपवाह तंत्र के तीसरे वीडियो के साथ, जिसमें दक्षिण भारत की नदियों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित जो नोट्स पॉइंट हैं। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती, माही मुख्य नदियाँ हैं, जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे मैप में नदियों को दर्शाया गया है, तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये होगी महानदी, ये होगी दामोदर, ये स्वर्णरेखा, ये कोयल। तो ये चार नदियों का सीक्वेंस आप देख सकते हैं। इनसे संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण लगाने को आया था, यानी कि आ चुका है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं पश्चिम की ओर, पूर्वी की ओर अन्य नदियाँ जो हैं वो गोदावरी हो गई, ये पेन्नार हो गई, नीचे जो है कावेरी हो गई और वैगई भी पूछी जा चुकी है। और ये पश्चिम की ओर गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें एक हो गई नर्मदा और ये हो गई ताप्ती। इसके बाद जो है यहाँ पे जो गोवा वाला एरिया है, यहाँ पे गोवा के एरिया में एक नदी है, मांडवी नदी है। तो ये यहाँ पे ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसके साथ साथ में पूर्व की ओर अन्य नदियाँ भी, जैसे कृष्णा हो गई और ये पेन गंगा हो गई। ये जो है सहायक नदियाँ हैं, ये पेन गंगा। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य दिए हुए हैं। जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ याद कर सकते हैं, VNS। VNS मतलब विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा, यानी कि नर्मदा किसके बीच में है, V और S के। तो VNS ट्रिक बना सकते हैं आप। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर यानी कि 1312 किलोमीटर है। ये जो फैक्ट है ये अच्छा है, 1312 याद करना है तो टफ नहीं है। एक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है। आगे देखते हैं, जबलपुर के निकट संगमरमर सैलों में नर्मदा नदी गहरे गाज से बहती है। यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तापी या त्राप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? तापी। ये तापी है और सतपुड़ा सूख गया, मतलब तापी तपती है इतनी ज़्यादा सूख गई, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से। ये ट्रिक हो गई। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो हमने सतपुड़ा पे धूप में 7 पूड़ी खाई, तो यानी धूपगढ़। ये एक दूसरी ट्रिक हो गई। धूप में बैठ के 7 पूड़ी खाई, तो सतपुड़ा धूपगढ़ में की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण भारत को पार कर या दक्षिण मध्य को भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का लगभग 50% भाग
महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुदुचेरी में स्थित है। हम इस समय किसकी बात कर रहे हैं? तो आप जानते हैं गोदावरी की बात कर रहे हैं। देखो, कोई बच्चा है गोद में लिए है, क्यों? क्योंकि वो सिक है, ना सिक, बीमार है वो, है ना। तो इसीलिए हम गोदावरी की ट्रिक लगा सकते हैं। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा। ये जो इनकी सहायक नदियों की ट्रिक है वो हम 1 मिनट शॉर्ट ट्रिक में आपको उपलब्ध कराएंगे। गोदावरी नदी को बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो कृष्णा नदी है उसके बारे में देखते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, अब यहाँ से एक ट्रिक लगा सकते हैं। जो कृष्ण भगवान है वो काफ़ी बली है, महाबली है ना। तो कृष्ण जो है, कृष्णा पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हैं। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जो RS बछावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। आगे देखते हैं। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है, जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। तो आगे देखते हैं ये कितना सफ़र तय करती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है। प्रवाहित हुई और पारादीप के पास कहाँ गिरती है? फिर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसके आगे कावेरी जो है, कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। तो अमरावती हो गई, भवानी हो गई, हेमावती हो गई, काबिनी हो गई। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवसमुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु और कोलार सड़क क्षेत्र को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी क्या होते हैं? एस्चुरी देख लेते हैं। जल की ऐसी अर्धसंलग्न तटीय स्थलाकृति है। क्या है? एक तो अर्धसंलग्न है और तटीय स्थलाकृति है, जहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र और नदियों में ऐसे मिलान बिंदु को एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी की है। ये एक फैक्ट है, ये आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट लॉरेंस, तो आप याद कर सकते हैं। अगर आप लार को कहीं रखेंगे, लार को, तो वो रुकेगी नहीं, बह जाएगी, है ना। तो ये रुकेगी नहीं, डेल्टा नहीं बनाती, बह जाती है समुद्र में, यानी कि सेंट लॉरेंस विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी है वो। आगे देखते हैं। कुछ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ नदी हैं, उनका उद्गम है और उनकी लंबाई है। तो हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी है, देखिए यहाँ पे कहाँ से उद्गमित होती है? तो ये अमरकंटक से। देखिए नर और मादा दोनों अमर हैं, तो इसलिए ये याद कर सकते हैं कि अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है। और ये इसकी लंबाई याद करना बड़ा आसान है, 13 और उससे 1 कम 12। ताप्ती ये मुल्ताई या बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश से निकलती है, मुल्ताई की पहाड़ियों से। तो ताई से ताप्ती याद कर सकते हैं, है ना। आगे ये 724 किलोमीटर है लंबाई इसकी। गोदावरी, तो गोद में कौन बिठाए बच्चे को? क्योंकि वो सिक है, बीमार है, नासिक,
तो ये हो गई 1465। कृष्णा महाबली होते हैं तो महाबलेश्वर से निकलती है 1400 किलोमीटर। देखिएगा गोदावरी और कृष्णा में थोड़ा सा अंतर है, एक 1400 किलोमीटर है और एक जो है 1465 है। तो जो छोटी है उसकी स्पेलिंग छोटी है कृष्णा, और गोदावरी की स्पेलिंग बड़ी है, तो 1465 हो गया। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, 800 किलोमीटर तय करती है। महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है धमतरी छत्तीसगढ़ से, तो ये 851 किलोमीटर तय करती है सफ़र। आगे देखते हैं कुछ नदियां हैं और उनके सहायक नदियां दी हुई हैं चार्ट में, तो वो पढ़ लेते हैं। तो एक पहली नदी है गोदावरी, जिसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती। और दूसरी है नदी कृष्णा, तो इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी की देख लेते हैं, तो कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। और महानदी की सहायक नदियां तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है, तो जिसमें कथन है पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो आगे देखते हैं कारण में क्या कहा, क्योंकि ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो इसका जो है हम एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि ये कड़े चट्टानों पे प्रवाहित होने की वजह से इनके पास अवसाद नहीं होते हैं, और अवसाद नहीं होते और ऊंचाई से गिरने के कारण ये अवसादों का जमाव नहीं कर पाती हैं। तो एक बार इनका विस्तार पढ़ लेते हैं। आप देखते हैं ऑप्शन ए सही है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं तथा प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत हैं, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण है क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इसका जो विस्तार है वो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि दोनों सही हैं और एक दूसरे जो कथन है वो कथन का कारण सही विस्तार करता है। तो इसके लिए इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण है ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? तो वो बहने का कारण पूछ रहा है, इसलिए इसमें देखिए स्टार भी लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, या दूसरा ऑप्शन है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टार लगा हुआ, तो इसलिए इसका एक बार हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत में भूमि का जो ढलान है वो पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है, किसी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो हमने आपको ट्रिक बताई थी VNS। तो ये हो गया विंध्य और ये हो गया सतपुड़ा, ये बीच में हो गया नर्मदा। तो जहाँ पे सतपुड़ा और ये विंध्य दिया है यहाँ आंसर होगा, तो ये हो गया सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपको पता है नर्मदा जो है 2 पर्वत श्रेणियों यानी कि VNS, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कथन और कारण पे बात कर रहा है। तो इसका नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैंने पढ़ा है या आपने भी पढ़ा है कि
नर्मदा एस्चुरी बनाती है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। इन कथन और कारण वाले क्वेश्चन में एक बात बड़ी अच्छी है कि अगर कथन आपको स्पष्ट पता है या कारण स्पष्ट पता है तो आप एक ही लाइन से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पता है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी ए गलत है। ए गलत सिर्फ ऑप्शन डी में, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला नहीं भी पढ़ेंगे तो भी श्योरिटी के साथ हम लगा सकते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कह रहा है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, आपको पता है एस्चुरी बनाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने का कारण उसमें गाद का अभाव रहता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो आपको पता है कि भ्रंश द्रोणी से कौन बहती है, तो फॉल्ट में जो है नर्मदा बहती है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी या नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो आपने पढ़ा है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आपको पता है नर्मदा जो है डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, बाकी महानदी गोदावरी और कावेरी तीनों डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। तो ये ज्वालामुखी मूल, और बी है वायु मूल, सी है संरचनात्मक मूल और डी है हिमानी मूल। तो हमें पता है ये संरचनात्मक मूल इसकी जो विशेष लक्षण है, ऑप्शन सी सही है। दिए गए लक्षणों में से संरचनात्मक मूल लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें स्टार लगा हुआ है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नहीं बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं, तो इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अतः विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आपको पता है नर्मदा और ताप्ती दोनों, तो इसमें ताप्ती दी हुई है, तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं, ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती। तो आपको पता है नर्मदा और ताप्ती, तो इसमें ताप्ती दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नहा नहीं, यहाँ नहीं होगा, नहीं गिरती है। तो ये है, आपको पता है कि ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी में ताप्ती बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं, जो राजनांदगांव जो है और रायपुर है और बस्तर है, कोरबा है, तो इसमें जो है राजनांदगांव जो है वो नर्मदा बेसिन का भाग है, ऑप्शन ए सही है। इसका एक बार विस्तार पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जनपद भी नर्मदा बेसिन का भाग है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सोन नर्मदा महानदी निकलती है। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से होता है। तो इन्होंने सोन, नर्मदा और महानदी एक साथ पूछा है, तो हमें सोन और नर्मदा का बता देना है कि ये अमरकंटक है, और बल्कि महानदी कहाँ से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से, तो इसलिए इसका स्टार लगा हुआ है। ये महानदी ये अमरकंटक हो गई, जबकि महानदी नहीं, सोन और नर्मदा के लिए अमरकंटक हो गया, जबकि महानदी के लिए सिहावा का कोई उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है।
तो ये नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपने पढ़ा है अमरकंटक से होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो आपको पता है बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार जो है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है मेंस का, कि बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार से निकलती है। ऑप्शन सी सही है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। सोन नदी के उद्गम स्थल को लेकर दो राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अपने अपने दावे प्रतिदावे हैं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि इसी जिले में स्थित सोनमुंडा नामक स्थान पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। 1952-53 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को अमरकंटक पहाड़ी के सोन मुंडा में ही सोन नदी का उद्गम स्थल दिखाया गया था। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तथा विभिन्न प्रकाशित स्रोतों में सोन नदी के उद्गम स्थल के रूप में अनूपपुर, पूर्व में शहडोल जिले के भाग है ये, तो जिले में स्थित सोन मुंडा लोकप्रिय हुआ और इसे व्यापक जन मान्यता प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अपना मानना है कि अनूपपुर वाले सोनमुंडा का प्रवाह अमानाला, अमाडोलो नाला, माटी नाला होकर अरपा नदी से मिल जाता है। अरपा शिवनाथ होकर महानदी से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसार सोन नदी का वास्तविक उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के गोरेला, पेड्रा, मरवाही, पूर्व में बिलासपुर जिले का भाग जिले के एक सोन बच्छरवार गांव है और संयुक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ काल में प्रकाशित सीधी जिला गजेटियर सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमाणिक नक्शे 19वीं सदी के जेडी बेगलर के पुरातत्वीय सर्वेक्षण और देवकुमार मिश्र की पुस्तक सोन के पानी का रंग में सोन बच्छरवार के समर्थन में तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध है। आगे देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार सोन नदी उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डिस्ट्रिक्ट कंसंसेक्ट हैंडबुक बिलासपुर से उद्गृत इन लाइनों में को देखें। अकॉर्डिंग टू सेइंग सन रिवर originates from Amarkantak, but according to geologists, this river originates from Sonakund, about 19 km southeast of पेंद्रा रोड इन छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। वस्तुतः विनम्र की स्थिति इस वजह से भी है कि दोनों जगहों पर सोन नदी का उद्गम कुंड में दिखाया गया है। इसके बाद यह नदी भूमिगत प्रवाहित होती है। सतह पर आकर सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में चोलना ग्राम से प्रवाहित होती है। प्रतियोगी छात्र क्या करें? तो सोन नदी उद्गम स्थल के रूप में विकल्पों में मैकाल पर्वत श्रेणी या अमरकंटक श्रेणी पहाड़ी होता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थल मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित हैं। यदि विकल्प में केवल अनूपपुर या केवल सोन बच्छरवार रहता है तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्थलों का उद्गम स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि विकल्पों में दोनों ही स्थल दिए गए हैं तो राज्य देखना होगा। यदि एमपी राज्य का प्रश्न है तो अनूपपुर और छत्तीसगढ़ का प्रश्न है तो छत्तीसगढ़ के स्थल को उद्गम स्थल के रूप में चयन करना होगा। प्रश्न की भाषा भी देखनी होगी, क्योंकि उपयुक्त प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, लेकिन वास्तविक उद्गम स्थल कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ के सोन बच्छरवार को माना गया है। आगे देखते हैं। ये इसका विस्तार था। यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ के सोन के उद्गम को मान्यता प्राप्त होने पर सोन नदी प्रवाह वाले राज्यों, जिलों, क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो हमने पढ़ा है पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और ताप्ती है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इसका विस्तार क्या कह रहा है? भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही हैं।
राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम में से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अतः ऑप्शन ए जो है सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको पता है कि इनमें नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और माही 3 नदियां हमने पढ़ा है। तो ये जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बी सही था, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलने को पूछ रहा है। तो जो ताप्ती है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आपको पता है ताप्ती जो है मुल्ताई नगर यानी बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश से। तो लगभग पूर्वी हो गया, इसलिए ताप्ती, इसका एक्सप्लेन एक बार देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी, कबाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, निम्नलिखित में अरब सागर से गिरने वाली नदी कौन है। तो अरब सागर में कौन गिरती है। तो ये ताप्ती जो है, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, माही हो गई, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम की द्वीपों का निर्माण करती। आपने पढ़ा था, ये जो है ये कावेरी नदी है। तो हम इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी जो है दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। आगे पढ़ते हैं, माफ करिएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो हमने पढ़ा है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों में होकर गुजरती है। तो ये जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कावेरी के लिए ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए कावेरी जारी किया था। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसका एक बार हम एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कृष्णा नदी जो जल विवाद तत्कालीन जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य 1957 में से जो है चला आ रहा है। विवाद जो है 1957 से चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन 30 देखते हैं, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें एक चीज़ का पता है, नर्मदा का कितना था, 13 और 12 था, और इसका जो है ऑप्शन सी सही है। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं, जिसमें इनसे संबंधित जो है लंबाइयों दी हुई हैं। तो गोदावरी जो है 1465 है, नर्मदा 1312 है, महानदी जो है 851 है और ताप्ती 724 है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों का नाम दिए हुए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। तो क्या होगा इसका क्रम। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, तीसरा यानी कि गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर महानदी। तो इनके जो लंबाइयाँ हैं वो देख लेते हैं एक बार कितनी है। ये चार्ट दिया हुआ है। तो गोदावरी जो है वो 1465 है, कृष्णा जो है वो 1400 है, नर्मदा 1312 है और महानदी 851 किलोमीटर है। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है। किनको जोड़ने का कार्य किया गया है।
तो हमने पढ़ा था गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है सही है। ये जो है यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, हाल ही का क्वेश्चन है। तो 16 सितंबर जिस ओजोन दिवस होता है इस दिन, तो हम एक अलग से फैक्ट जोड़ लेते हैं। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक, हिमालयी नदियों को 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो उत्तर से दक्षिण को जाना है, तो 1 2 3 4 यानी कि ऊपर से नीचे को जाना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें स्वर्ण रेखा, महानदी, ये आप एक बार प्लीज़ मैप जोड़ के पढ़िएगा। मैप को यहाँ पास में रख के, ऑक्सफोर्ड को या एटलस को जो भी है, तो ये जो इसका मैप है वो जोड़ के पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं ना, कि स्वर्ण रेखा कहाँ पे है, महानदी कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये नदियाँ कहाँ पे हैं। तो ये 2002 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई है। भारत का आबोहवा मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो गया है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर और वैगई सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दक्षिण भारत की जो है वो वृक्षनुमा जो है उनका वृक्ष डेंड्रियाटिक जो रखती हैं। ये दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, तो ठीक है, ये बात ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र नासिक से होता है, ठीक है। और कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से, तो आपको पता है कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक के, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और जो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल वो मध्य प्रदेश से होता है, तो ये ऑप्शन सही है। अतः ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडागू जिले में स्थित। अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु और महानदी। तो देखिए ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे आपको, इसलिए हम एक बार जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह क्या है। तो इसमें तो हम समझ सकते हैं कि ये एस्चुरी बनाती हैं। ये सिंधु और महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो और ये जो हैं अरब की खाड़ी में गिरती हैं, और ये भी अरब की खाड़ी में गिरती। महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत से बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है। अतः विकल्प बी और डी दोनों सही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी कौन नहीं बनाती है। तो नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये सारी एस्चुरी बनाती। महानदी जो एस्चुरी नहीं बनाती वो डेल्टा बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा पहाड़ी से निकलती है। देखो हमारे गांव में एक कहावत है, बहुत सिहार हैं। सिहा मतलब बड़ा अपने आप को ऊंचा फील कर रहे हैं, तो महान फील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बता नहीं रहे, शर्मा रहे हैं इस टाइप से, तो महान है ना, तो इसलिए सिहा रहे हैं। तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष नदी या शेष सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। तो कौन बनाती है, ताप्ती जो एस्चुरी बनाती है, ऑप्शन सी सही है। 39 जो है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी बनाती, महानदी जो है कहाँ से निकलती,
सिहावा, सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी सही है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। तो हम इसका जो है एक बार विस्तार देख लेते हैं। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है या उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब, मांड आदि हैं। तो हम जो ये छोटी छोटी नदियों की जो उपनदियां हैं या फिर उनकी सहायक नदियां हैं, उनकी हम 1 मिनट शॉर्ट ट्रिक में आपको इनसे संबंधित जो है एक जो शॉर्ट तरीका होता है वो हम बताएंगे, या ट्रिक बता सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, तो ट्रिक जो है हम बताएंगे। निम्नलिखित नदियों घाटों में इनमें जल का अभाव है, किसमें जल का अभाव है? तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि ऑप्शन ए दिया हुआ है तो साबरमती में जल का अभाव है और ताप्ती में जल का अभाव। तो ये दो जो हैं ये जल का अभाव वाली हैं। कृष्णा और कावेरी तो काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, यहाँ पे जल का अभाव नहीं देखा जाता है। आगे देखते हैं। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो आपने पढ़ा होगा अमरकंटक, जहाँ से एक तरफ तो नर्मदा निकलती है जो और एक तरफ सोन नदी है जो गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अमरकंटक से सोन नदी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। कावेरी भी हमने देखा था, लेकिन या कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखा है, और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने देखा नर्मदा ताप्ती जो है मध्य प्रदेश से जो है पश्चिम की ओर गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ये यूपीएससी में पूछा गया है 2009 में, तो एक बार इसका विस्तार देख के हम क्लियर कर लेंगे। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी और काबनी हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रसंगत दोनों सही नहीं है। ये भवानी और ये कावेरी जो है उनकी सहायक नदियों में, यानी कि कावेरी प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं, लेकिन उसकी सहायक नदियाँ तो केरल में बहती हैं, है ना, केरल में बह के और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। देखते हैं इसका कितना है। तो नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है 98,796 वर्ग किलोमीटर, जबकि महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, गोदावरी का 3,12,812 वर्ग किलोमीटर तथा कृष्णा का 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महानदी जो है वो सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो उसका एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं कि महानदी कैसे जो है। विकल्पों में महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ताप्ती बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 46 नंबर का। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो आपको पता है गोदावरी है भारत का। ऑप्शन सी सही है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है।
अगला देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमें पता है गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। तो देखते हैं इसका विस्तार एक बार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। यह त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। माफ करिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आपको पता है जो गोदावरी है वो सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी सही है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो ये ऑप्शन बी गोदावरी है। और 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 50 क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। तो गोदावरी की कौन सी इसमें सहायक है। तो हमने देखा है कि इंद्रावती और प्राणहिता जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये 2015 में यूपीएससी में पूछा गया है। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियां भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो आपको पता है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, महू है, और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृत के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड या रेवाइन कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, ये स्वर्णरेखा और वंशधारा। तो ये यूपीएससी का 2021 का क्वेश्चन है, इतना लेटेस्ट है ये। आप देख सकते हैं कितना आसान भी था। तो नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं, यही पूछा था बस, पूर्वी घाट से कौन सी निकलती हैं। तो हमें पता है कि जो नागावती है और नागावली और वंशधारा ये दोनों जो हैं पूर्वी घाट से निकलती हैं, और इनका देख लेते हैं स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं इसमें देखना पड़ेगा। ये रांची जो है, रांची का पठार थोड़ा सा अंदर हो जाता पूर्वी घाट से, मुख्य भूमि पर है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बैलाडीला पहाड़ी जो है वहाँ पे है मलगेर नदी, बैलाडीला पहाड़ी। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी है। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें 2 अनुसूचियाँ दी हैं, सूची 1, सूची 2। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ नदी है उनके उद्गम स्थल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी सही है, यानी कि जो मांड नदी है, मांड वह जो है मैनपाट से निकलती है, और जो बनास नदी है वो जो है देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। जो जोंक नदी है वो लूडिंग पहाड़ी से निकलती है। जो केलो नदी है, माफ़ करिएगा, जो केलो नदी है वो लूडेंग की पहाड़ी से निकलती है, और जो जोक नदी है वो सोनबेरा से निकलती है। इसलिए ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर है। यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मांड नदी जो है वो मैनपाट से निकलती है, बनास जो है देवगढ़ पहाड़ी से निकलती है, जोंक जो है सोनबेरा से निकलती है, केलो जो है लूडेंग पहाड़ी से निकलती। आप देखिएगा ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह दी है, इसलिए ये छत्तीसगढ़ पीसेस में पूछा गया है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए
अन्य राज्यों में उस राज्य से स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक और यूपी में यूपी से स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है मांद एवं महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का स्पेशल है, तो मांद और महानदी है ना के संगम पर धार्मिक स्थल पूछा, तो चंद्रहासिनी देवी जो है वो ऑप्शन सी सही है। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी स्थल है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का, ये जिसको बोल सकते हो छत्तीसगढ़ स्पेशल है ना। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को प्राद्वीपीय या महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है। तो ये है जो है उत्तरी दक्कन पठार में रखा जाता है, ऑप्शन ए सही है। SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार उपविभाग में रखा जाता है। आगे देखते हैं। अब जो है इस प्रकार हमने जो है 57 क्वेश्चन देखे हैं किन से संबंधित, जो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां हैं। हम कुछ अन्य नदियों को अगले वीडियो में देखेंगे जो अपवाह तंत्र का ही हिस्सा होंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि हम एक बार जो ये पूर्वावलोकन का जिम्मा हमने लिया है उसको हम पूरा कर सकें, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। देखने के लिए आपको धन्यवाद।